माइक हाँ माइक वो मैंने भेज दिया उनको, एक वीडियो मैंने भेजा है, एक वीडियो मैंने ग्रुप में रखा है, अगर वो कर पाए तो देखते हैं। इवनिंग का सेशन मिस हो गया मेरा। वो कैसे हुआ कि जूम मीटिंग एक्सपेक्टेड था और अच्छा। जियो का मीट होता है ये भी नहीं पता था जियो मुझे। में तो सुना ही नहीं था। बहुत इजी है। हाँ, तो टाइम पे क्लिनिक में बैठा था, फिर मैं जल्दी जल्दी में वो ऐप डाउनलोड करना वगैरह रह गया फिर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमने रिकॉर्ड कर लिया, हम आपको भेज देंगे, उम्मीद है। अच्छा। और बढ़िया हुआ, दोपहर से काफी अलग रहा। दोपहर को अपना सेशन डिफरेंट हाँ, था। अभी देखते हैं रात को क्या मिलता है। आनंद विस्तार जी थे ना? हाँ, आनंद विस्तार जी थे। हाँ, तो मजा तो आया ही होगा। हाँ, काफी मजा आया, काफी अलग रहा। बहुत हार्टफुल था, काफी हार्टफुल था। हाँ। एक बार हीरा जी को फोन लगाऊं क्या? लगाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, अपनी लोग यही है। लगाता हूँ। मेरे लिए पहला अनुभव रहा इस तरह से दोस्तों को बुलाना और बातचीत करना। कैसे होगा? नहीं, ये अच्छा, एक अच्छी सुविधा है ये, मतलब रेगुलर होते रहना चाहिए, इसका लाभ लेना चाहिए। हाँ, मतलब ज्यादा हम हार्टफुल रहते हुए और प्रेम, जिनसे हमें प्रेम है, जिनसे हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने ज्यादातर देखा ना, बहुत पब्लिक ओरिएंटेड मीटिंग्स देखी हैं। मुझे पहले भी इन्वाइट किया जाता रहा है कि आप जूम मीटिंग में आओ या सेशन में। तो चीजें प्रोफेशनल होती है तो आसान रहती है, उनको मैनेज करना आसान रहता है। तो अपन तो प्रोफेशनल है, तो अपने को ख्याल नहीं रहता कि कैसे किया जाए और क्या किया जाए। तो ये मुझे आईडी तो बहुत लंबे समय से था कि फेसबुक अब मेरे काम का नहीं रहा। मतलब जिस तरह हाँ, से फेसबुक की जाती है, तो पता नहीं पड़ता कि सामने कौन है। तो दोस्त हैं, तो 400 दोस्तों तक बात पहुंच नहीं रही है, और फिर वो बात में उतना जोर नहीं रहता है जो हम कहना चाहते हैं। सामने आप दिख लीजिए तो मैं ज्यादा स्पष्ट बात कर पाऊंगा आपके साथ। तो जैसे ही 3-4 दोस्तों का माहौल खड़ा होता है, तो मैं अकेला नहीं रहता। पहली बात तो कि मैं नहीं रहता। इसको मुझे एक सर्कल बनता है कि शाम को दोपहर को मैंने दोनों टाइम ये फील किया। इस पे मैं और काम करना चाहूंगा आगे। अभी तो ओशो का बहाना लेके किया, आगे और बहाने ढूंढेंगे कि। अभी आप हो कहाँ पे? मैं अभी आगरा में हूँ, मम्मी पापा के पास। अच्छा, बढ़िया। यात्रा को पूर्ण विराम देके यही रहना, जब तक ये लोग हैं शरीर में, इनके साथ ही रहना। ऐसे अच्छा। अंदर से बहुत घूम ली और बहुत सही समय पे घूम ली। सही समय पे घूमना हुआ और सही समय पे घर वापसी भी हो गई। ये बहुत अच्छा हुआ। माँ बाप को समय देना जरूरी है। एक समय मुझे लगता था कि शायद जरूरी नहीं है। प्रणाम माँ। आपका माइक ऑफ है, शायद आपको माइक ऑन करना होगा आपका। आवाज नहीं आ रही माँ आपकी, आपका माइक ऑफ है, यहाँ पे दिख रहा है। आप शायद मुझे सुन पा रहे हैं और आपका माइक। माइक म्यूट है आपका, हीरा जी। हाँ, अब खुल गया। हो गया। हाँ जी, अब सुनाइए। अब आ रही है आती है, मैं आवाज आती है मेरी? अभी आ रही। अभी सही आवाज है। सबको प्रणाम, बहुत मजा आया आज सारा दिन। हेलो। हेलो। आप प्रिंस कितना सुंदर दिखता है। अपने हर बार का है। तो आप
बहुत अच्छी। आज सारा दिन अच्छा प्रोग्राम था यहाँ पर। सुबह 10 बजे से लेके और अभी हम लोग जस्ट आए हैं, अभी 9:30 बजे। विजय बाबा अपना जीप में छोड़ के गया, मस्त गाने बजाता हुआ। खूब खूब आज खूब नाचा। और रक्षित स्वामी हमारे चीफ गेस्ट थे, और हमने उनको थोड़ा सा छोटा गिफ्ट दिया और बड़ा मजा आया। क्या प्रिंस हंसता, मेरे पे हंस रहा है? आप जब बोलते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पोएट्री चलती है। ज्यादा क्यों नहीं आती? तुम लोग धीरे बोलते हो क्या? वो लगाऊं क्या मैं हेडफोन? सुनाई दे रहा है, ये हैंड्स फ्री में ठीक से सुनाई दे रहा है। हाँ, आप लोगों की आवाज मुझे धीरे आ रही। ओह, ये तो कितना ही बड़ा आप लोग क्या बात करते थे? मैं यही वाला सुनती हूँ, वो घिर जाता है मेरे से, छोटा वाला। बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से अब ठीक है शायद। चलेगा। कैसी रही आप लोगों की मीटिंग्स पहले की? मैंने तो दूसरी अटेंड की थी, पहली तो शांतम ने और युक्ति जी ने दोनों ने अटेंड करी। तो पहली वाली जो मीटिंग थी, ऐसा युक्ति जी का कहना है कि वो थोड़ा क्या बोलते हैं ब्रेन वाली थी। दूसरी वाली जो थी वो हार्ट वाली थी। अभी तीसरी वाली देखते हैं। वाह, मेरी लग तो तीसरी वाली आखिरी वाली हीरा जी का नाम रहेगी, दूसरी वाली विस्तार के नाम पे थी, और पहली वाली हमारी आकर्ष वो क्या अक्षय भाई के नाम पे थी, उड़ीसा से। क्योंकि मैंने देखा है कि ये पूरी हम 4-5 लोग जब बैठते हैं तो हर व्यक्ति कहीं जरूरी नहीं है, वो पूरा मैचअप हो जाता है। तो एक बात सेंटर में रखेंगे, आपको सेंटर में रखेंगे, आप मौजूद हैं आपको। तो जन्मदिन है आज उनका, उस बहाने मैं ये प्रयोग कर पा रहा हूँ ना कि अपने दोस्तों के साथ मिलके यहाँ घर पे बैठ के अपने इतना दूर और उसको को याद कर पा रहा हूँ। शाम को तो हम गाए भी, उनको गुरु वंदना की हमने 7 बजे वाले सेशन में, बहुत सुंदर रहा। तो माँ आपके सामने हम 4 लोग बैठे हैं, इसमें से शायद हम 3 लोग बैठे हैं, और एक ये चौथे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर विजय, ये नागपुर से हैं, और ये मुझे मोदी सत्संग में मिले थे। और काफी अच्छा लिखते हैं फेसबुक पे, अच्छे अच्छे गुरुओं की रज्जियां उड़ाते हैं, बड़ी मराठी में लिखते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं। मराठी में लिखते हैं? हाँ, मराठी में लिखता हूँ। आप मराठी बोलेंगे, हमको समझ आता है मराठी। मराठी
मराठी समजते का तुम्हाला? हा मस्त मस्त मला माहिती आहे. आप मैं पूना मैं पूना 4 साल रही ना, अच्छा हाँ, तो वहां पर योगा क्लास चलती थी अपना कोथरूड एरिया में, कोथरूड हाँ है ना, तो कोथरूड में तो वो हार्डकोर मराठा लोगों का इस जगह है, कोथरूड। हाँ। तो फिर तो आप वहां ये पे तेज कितना ज्ञान भी बोले ना कि मराठी समझ में नहीं आता तो भी मराठी में ही बोलेंगे वो। हाँ पूना वाले मराठी के साथ थोड़ा ज्यादा अटैच है। हम लोग नागपुर में रहते हैं तो यहाँ पे हिंदी मराठी मिक्स चलती है। बहुत बढ़िया। हाँ, मुझे याद आ रहा है एक बार वहां थी मैं ब्रह्म वेदांत जी के, तो वहां तो सब लोग गुजराती बोलते हैं, तो 3 दिन से वो गुजराती में सब लेडीज बात करती थी जहाँ हम खाना बनाते थे किचन में। तो मैं बहुत परेशान हो गई क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तो मैंने बोला भगवंत को, मैंने कहा मुझे यहाँ पे कुछ गुजराती में कुछ समझ में नहीं आता। बोल बहुत अच्छा है, तेरे को समझ में नहीं आता है तो बोला समझने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद में बहुत इजी हो गई, कोई भी बोलता हुआ निकल जाता मैं सुनती ही नहीं। जान दे हाँ, तो मुझे एक टिप मिल गया कि अगर आपको अपना साधना ध्यान अगर करना है तो ऐसी जगह चले जाओ जिसका लैंग्वेज समझ ना आता हो। निश्चित निश्चित। साधना वाले का नहीं पता, लेकिन एक अनुभव होता है कि आपको ऐसा लगता है विदेश में आ गए ना। मैं साउथ गया था तो वहां मतलब हाँ, लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्या कुछ पता ही नहीं। आप तो अपने चाय पी रहे हैं आराम से। हाँ, इंटरेस्टिंग है, तो इंटरेस्टिंग है। एक बहुत बड़ा डेटा प्रोसेसिंग का फेज ही निकल गया बीच में से। डेटा प्रोसेस ही नहीं होता, सीधा साउंड कान में पड़ती है, बस आपको जो समझना है बस उतना। समझना भी नहीं है, बस सीधा एनर्जी आप एब्जॉर्ब करो, सो जाओ। हाँ, हाँ, सही बात है। मेरा एक फ्रेंड साउथ इंडिया वहां से आया था, तो उसका इंग्लिश भी वीक था और हिंदी भी वीक थी। हम मिले थे मुंगेर आश्रम में जहाँ से मैंने योगा सीखा। तो वो बहुत कोशिश करता था, जब हमारी बातचीत हो गई कि वो भी ओशो सन्यासी है और मैं भी ओशो सन्यासी, तो मैं कहती थी नहीं तू तेरी भाषा में समझा ना मुझे, उसमें कंफर्टेबल है। बोले तेरे को समझ में नहीं आता होगा ना। मैंने कहा मुझे आएगा, तू उसमें बोल आराम से। मेरे से बहुत मस्त जोक याद आया मेरे को ना। आप में से शायद ईरा जी जानते हैं बबलू को, माउंट आबू वाले को ना। हाँ हाँ, बबलू। तो हम लोग मिस्टर रोज करने गए ओशो धाम दिल्ली, तो बबलू भी हमारे हाँ, साथ था। तो वहाँ कुछ रसीन लड़कियां भी आई हुई थी, तो उसमें से एक लड़की से उसकी दोस्ती हो गई। अब दोनों भाई हाँ, घंटों बात करें, बातें करें। तो एक दिन हमने हाँ, बबलू को पूछा कि भाई हाँ। बबलू, तुझे अंग्रेजी आती नहीं है, तू बात कैसे करता है? तुझे कहाँ पंजाबी आती है? मैं पंजाबी में करता हूँ, अंग्रेजी में करती इससे मुझे एक चीज ख्याल आती है। है। शादी भी कर ली। अच्छा, उसी से कोई टेंशन, क्रिस्टीना, कोई क्रिस्टीना। टेंशन ही नहीं। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये एक एक इंसान मेरे को नजर नहीं आ रहा है, ये चौथा कौन है? शांतनम। शांत गायब हो जाता है बीच बीच में। अच्छा। वो किचन में शायद कुछ बना रहा है। उनका नाम ही शांतम है ना, तो वो शांत मोड पे चले जाते होंगे। बहुत बढ़िया। तो मैं इस फ्लैट में काफी रहा हूँ जहाँ का वीडियो दिखाया ना, चाय बना रहा है ये। तो मैं अच्छा। अहमदाबाद जब भी जाता हूँ तो हार्दिक के यहाँ नहीं रुकना होता, कई बार तो इनके यहाँ रुकना होता है। इस फ्लैट में इधर अकेला रहता था प्रिंस। हाँ, अभी शांतम आ गया, शांतम की बात। ये खिचड़ी के अंदर क्या चला रहा है ये? खिचड़ी नहीं है, ये लेबनीज लेंटिल सूप है। अरे बाप रे। अपने कमरे में चले जाते हैं।
अच्छा, हम तो यहाँ पे कोने में बिठा के खुद वाह वाह। बहुत सुंदर। और बताएं। प्रिंस को भी याद है ये, प्रिंस ये वाली याद है ना? मेरी फेवरेट, हाँ। माय फेवरेट। हम्म। वैसे मुझे आपकी हर चीज पसंद आती है, हाँ, थैंक कुछ यू। भी हो। बहुत समय के बाद हम मिले, क्यों? हम्म। बहुत टाइम हो गया, बहुत ही। अहमदाबाद में वो म्यूजिक का कॉन्सर्ट होता है ना, हर साल जो होता है, क्या बोलते हैं उसको? अभिव्यक्ति। अहमदाबाद में। सब हाँ, सप्तक। सप्तक। कोशिश करेंगे कि वहां सप्तक में मिले। हम्म। हम नहीं चलेंगे, कैंसर। वहां तो चिल्ला भी नहीं सकते। बोले सीटी बजाने को नहीं मिलेगी तो हम करेंगे क्या? अरे कॉन्सर्ट में क्यों सीटी बजाने का है? ये लोग हार्दिक के कॉन्सर्ट में जाते हैं ना, इसलिए आदत पड़ गई है। वहां पे यही सब चलता है। हाँ, वो बेचारा कुछ बोलता नहीं है। अरे कल तो मतलब क्या इवेंट हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा। अच्छा, उसका लाइव चल रहा है अभी? हाँ। स्टैंडिंग ओवेशन मिला था और इतनी ज्यादा भीड़ थी, बाप रे, टू मच। अभी वो वीआईपी हो गया है। मैंने कोशिश की थी उसको भी बुलाने की, मीत को और हार्दिक को, दोनों को मैसेज किया था और उनका कोई रेस्पॉन्ड नहीं आया, दोनों बिजी चल रहे हैं अभी। मैंने कहा जो आए। हम्म। उनका सत्संग कहाँ चलता है आजकल? अपने वो गुरुदेव जी का, वो कौन से? अपने ओशो वाले गुरुदेव, चैतन्य कीर्ति जिनका पहले नाम था। हाँ, चैतन्य भी। पता उनका नहीं। उनका खुद का कोई सत्संग नहीं है, वो शिविर लेते हैं जगह जगह पे। शिविर लेते हैं वो। शिविर लेते हैं। अभी अभी उनका कोई शेड्यूल में है या नहीं वो पता नहीं, पर आज के दिन होगा वहां पे वो शोधाम में। ये अपना गुड़गांव के पास में जो ओशोधाम है ना, तो वहां पर होगा दिल्ली उनका में। आज, दिल्ली में। आपने उनसे उनसे संन्यास लिया आप? मैंने हाँ। नहीं, मैंने संन्यास नहीं लिया उनसे। एक्चुअली मैंने उनकी एक वो बुक पढ़ी थी, हो जाए नाम से आई थी। वो अच्छा। भारती है, चैतन्य कीर्ति नहीं। चैतन्य भारती, हाँ। वो चैतन्य अच्छा, भारती। चैतन्य भारती हो, हुसोएवर। Whosoever. वो हाँ, उनकी आज ही किताब मेरे पास में थी, जो मैंने उनके ओनर को वापस लौटाई। रक्षित स्वामी के वो गुरु हैं, मतलब उनके थ्रू उन्होंने संन्यास लिया था। तो रक्षित स्वामी ने वो बुक मुझे दी थी पढ़ने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा हो गया है कुछ कि भले ही वो हो सकता है इनलाइटन होंगे, अच्छी स्टेज पे होंगे, पर मैंने उनकी किताब पढ़ी तो मुझे थोड़ा सा उस टाइम में जो पॉलिटिक्स हुई होगी कम्यून के अंदर, उसके चैप्टर्स ज्यादा नजर आए। उनके सत्संग के बीच बीच में वो बातें भी दोहराई होगी उन्होंने, और उसको एज इट इज पब्लिश कर दिया अपनी किताब में। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था, तो मैंने कहा ये किताब हम वापस लौटाई दे, इसलिए। मैंने जब पढ़ी थी उनकी वो किताब तो मुझे मतलब अच्छी लगी थी, लेकिन एक बार क्या हुआ कि उनका मुझे अनएक्सपेक्टेडली कॉल आया, फोन कॉल। हाँ। और मैंने शुरू में पहचाना ही नहीं उनको। उन्होंने अपना नाम बताया था कुछ, वो नाम चेंज करते रहते अपना, हाँ, नाम चेंज करते रहते हैं। करते रहते, तो उन्होंने अलग ही कोई नाम बताया था। तो मुझे क्लिक नहीं हुआ कि वो कौन बात करे और क्यों। तो उनकी आवाज सुनते सुनते मुझे ऐसा लगा कि बोला इनकी आवाज मैंने कहीं सुनी है, तो यूट्यूब पे कुछ सुने थे मैंने। फिर उन्होंने बताया कि
उनकी आइडेंटिटी, हुसोएवर नाम से मेरी बुक है। अच्छा बोला आप। मुझे बहुत शॉकिंग था कि उन्होंने मेरा नंबर कहाँ से लिया और मुझे क्यों कॉल किया। हाँ एक्चुअली निसर्गदत्त महाराज के कुछ मराठी आर्टिकल्स मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके सोशल मीडिया पे डाले थे और वो वायरल अच्छा होते उन तक पहुंचे थे वो मेरे फोन नंबर के साथ। तो वो अप्रिशिएट करने के लिए उन्होंने मुझे कॉल किया था। तो फिर उनसे बहुत सुंदर। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। उन्होंने एक बताया था कि निसर्गदत्त महाराज से वो पर्सनली एक बार मिले थे, लेकिन वो मराठी लैंग्वेज में सब उनका था, इसलिए ज्यादा उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भी की थी कि मैं वो सब ट्रांसलेट करूं हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश में तो ट्रांसलेट हो चुका था बहुत कुछ। हिंदी में निसर्गदत्त महाराज का ज्यादा कुछ अवेलेबल नहीं था। तो मैंने कहा था उनको कि मैंने ऐसे ही मतलब जो शौकिया तौर पे मुझे जो ट्रांसलेट करना या लिखना है तो मैं करता हूँ, लेकिन ऐसा टास्क लेके मैंने अभी तक किया नहीं कुछ भी, बुक ट्रांसलेट करना वगैरह। तो फिर बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे मतलब कुछ बातें उनकी ऑनेस्ट लगी कि उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि एनलाइटनमेंट हुई नहीं। अब जो हो जाए बुक में जो उनके कन्वर्सेशन है उसमें ऐसा जिक्र है कि मतलब ऐसा वो बताते हैं कि हुआ है उनको कुछ अनुभव। अब लेकिन अपने पास कोई पैरामीटर तो होता नहीं है कि हम चेक करें किसी को कि वो उनकी एनलाइटनमेंट की परिभाषा क्या है। किसी को अगर लगता है कि मैं एनलाइटन हो गया, अगर कल जाके मैं लोगों को बताऊं कि मैं एनलाइटन हो गया, तो मुझे चेक करने के लिए आपके पास पैरामीटर्स क्या है? कुछ भी नहीं। तो कोई नहीं। मतलब मैं अगर हाँ मेरे अगर फादर बोलते थे कि कोई एनलाइटन इंसान के सींग निकल आता तो अच्छा होता। हाँ 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 बहुत। आपको बहुत बहुत प्रणाम। लाइए आपके पैर में दे दीजिए। एक्चुअली एक्चुअली उनके जो ये स्वामी जी है, हुसोएवर, क्या नाम है फकीरा उनका? चैतन्य भारती। धन्यवाद। हाँ हाँ। इन्होंने जब अपना इनलाइटनमेंट डिक्लेयर किया था, उसका टाइमिंग ऐसा था, ओशो के शरीर छोड़ते ही उन्होंने डिक्लेयर किया था ये अपना। तो जो पूना वाले जो लोग हैं, जो वहाँ कोई भी इस तरह का मैस नहीं चाहते थे कि कोई हर दूसरे दिन एक इनलाइटन इंसान निकल जाए और अपना ही कुछ प्रवचन स्टार्ट कर दे। तो उन्होंने कहा महाराज आप इनलाइटन हो गए हैं, तो आप जाइए और अपना अलग अपना शिष्य वगैरह और अपना आश्रम बनाइए और पूना को छोड़ दीजिए। तो हो सकता है वो हुए हो, लेकिन वो जो टाइमिंग था उनका डिक्लेरेशन का, उससे थोड़ा ये डाउट हुआ कि गुरु को जाते ही कैसे है ना। और ये ओशो बोल भी गए थे कि मेरे जाने के बाद बहुत लोग इनलाइटन होने वाले हैं। तो वो लोग थोड़े कॉन्शियस है इस चीज को लेके। हमारे यहाँ ना अभी आया नहीं, आप शायद मिले हैं, अंतर प्रकाश है हमारा मित्र। खैर बात इसलिए याद आई कि इनलाइटमेंट शब्द काफी गुरुओं के साथ जोड़ा जाता है। मतलब मेरे लिए तो पहली बार ओशो से ही आया। मतलब उससे पहले तो हमको पता भी नहीं था कि इनलाइटमेंट जैसी होती है, अलाइनमेंट होता है गाड़ी का, वो पता था कि इनलाइटमेंट भी होता है। तो मतलब बहुत सही बता रहे हो। कुछ जिस चीज के बारे में हम जानते ही नहीं है, मतलब बुद्धिज्म या एनलाइटमेंट, या हम बाबा पूर्णानंद जी को सुनते थे कई बार, या ब्रह्मदान जी को सुनते थे, तो हमेशा ये क्वेश्चन उठता था कि मतलब हम तो अपना मन देख रहे हैं ना बैठ के, वो कुछ भी कहते हैं वो सामने से, वो कितनी बड़ी बात कर रहे हो, पर हमारे लिए तो शब्द ही है। और काफी लोग मुझे लगता है ये ना अनुभूति की भी बात है कि अनुभूति की बात है। हाँ, जैसे किसी के साथ कोई इनलाइटन इंसान के साथ आपको अंदर से कुछ कनेक्शन लग रहा है, तो अपन उसको इनलाइटन मान लेंगे। मैं प्रिंस को इनलाइटन ही मानती हूँ। हाँ, मतलब आपका कनेक्शन किसी के साथ भी हो, चाहे वो फ्रेंड हो या कोई भी हो,
दैट इज एक्सपीरियंस। हाँ, वो बिल्कुल अनुभूति की बात है, वो शब्दों में पकड़ने हाँ। कभी नहीं आ पाती। कई बार हम अपने किसी दोस्त को चुन लेते हैं और एक एनलाइटन गुरु के बदले आपको लगता है कि नहीं हम है ना इसके साथ इसका गाना ज्यादा सुनेंगे बजाय कि एनलाइटन इंसान के प्रवचन के। बिल्कुल इतना ज्यादा एनलाइटन रेजोनेट हो जाता है वो। से एक आरोप है, इल्जाम है। हाँ, अगर मैं किसी पे लगाऊं ये इल्जाम कि भाई ये एनलाइटन है, तो मुझे वो इल्जाम सिद्ध करना पड़ेगा, उसके एविडेंसेस देने पड़ेंगे, है ना? ये और वो आपको पता है एविडेंस ये एविडेंस वाली बात आपको पता है, ये बीच में ये ओशो ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये विनोद खन्ना जो है एनलाइटेड है। कौन? तो विनोद खन्ना को जाके सब लगे पूछने लगे कि क्यों भाई एनलाइटेड, मुझे बोला किसने बोला मैं एनलाइटेड। तो वो बोला कि रास्कल क्या बदला, के कुछ नहीं बदला, क्या क्यों फालतू में बोल दिया एनलाइटेड। अरे वाह गोविंद, कैसे हो? अरे पधारिए महाराज। आपकी ये कमी थी। हाँ हमको मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं इनसे दूर हूँ, मैं इनके वो व्हाट्सएप में देख देख के मुझे पता चल जाता है कि क्या चल रहा है। हाँ, मुझे तो सबकी यही हालत है, गोविंद कोई दूर नहीं पाता, हमेशा गोविंद हमारे फेसबुक पर हृदय के करीब रहते हैं। और रोज उठ के बस उनकी 10 पोस्ट देख लेना, आपको उनके पूरे हाल पता चल जाएंगे। और गोविंद बोला बड़ा मजा आता है। माइक उनका बंद है। माइक ऑन, माइक बंद है, आपका आवाज नहीं आ रही। नीचे से खोलना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा कंसोल में जाके। आप लेफ्ट ये साइड फेसबुक की कृपा है, मीडिया हाँ। का सदुपयोग है कि आप सबसे मिलना हुआ, वाह वाह वाह। तो इसका बहुत सदुपयोग हुआ मेरा। मेरे लिए सत्संग है ये, कितने सारे सत्संग। कनेक्शंस हैं, काफी सारों से मैं सीख रहा हूँ, काफी सारे सीख रहे हैं। बहुत सही। तो इंक्वायरीज आती है, किसी को मार्गदर्शन मिलता है या मुझे मिलता है, तो बहुत एक बैलेंस चल रहा है अच्छे से, तो मेरा विकास हो रहा है कम से कम। तो जिस चीज से विकास होगा मैं उसी से जुड़ूंगा, बाकी एग्जिट। बहुत सुंदर। आपके वन लाइनर मुझे बहुत मजा आते हैं। जी आपके वन लाइनर जो होते हैं ना स्टेटस में, हाँ, वन लाइन मैं छोटे मुझे- कोट्स लिखता हूँ, पढ़ता वो भी मुझे छोटा बहुत हूँ। मजा आता है। ओके, मैं छोटे वो- आर्टिकल लिखता हूँ हीरा सिंह जैसे, हाँ, और बड़े में पढ़ता भी नहीं और लिखता कम हूँ। हाँ। तो मैं तो उसके स्क्रीनशॉट ले लेके रख देता हूँ, फिर खुद ही खुद पढ़ता रहता हूँ। कृष्ण कबीर के बहुत अच्छे होते हैं, उनके बहुत सुपर होते हैं, मैं उनके कॉपी पेस्ट करता हूँ, व्हाट्सएप स्टेटस में रखता हूँ, और महीने में एक बार लिखता हूँ कि ये जो मेरे स्टेटस हैं फेसबुक से कॉपी पेस्ट होते हैं, हाँ, copy paste। कि आप मेरे को हाइप मत देना कि मैं लिखता हूँ कुछ ऐसे करके। हाँ, हाँ। तो एक लीगल हाँ, वो वार्निंग मैंने- डालता हूँ 15-20 दिन में एक बार। हाँ, हाँ, देखा है मैंने, देखा। अभी उनका एक गीत लॉन्च भी हुआ है कृष्ण कबीर जी का। पता नहीं। पुराना एक गीत था, उसको बकायदा वीडियो से एक स्वामी जी हैं, कहाँ के हैं वो आइडिया नहीं है मुझे, शायद महाराष्ट्र के ही कहीं के हैं, नहीं पंजाब के हैं। हाँ, उन्होंने पूरा उसका पिक्चराइजेशन और कंपोजिशन और सब करके उसको यूट्यूब पर है, वो मैं लिंक भेजूंगी फकीरा को। तो ये काम भी लोग कर रहे हैं अभी, नए नए गीत को कंपोज करना और उसको पिक्चराइजेशन करना, बहुत सुंदर है। नया काम चलता रहना चाहिए। देखो कितना नया हो रहा है ना, मेरे लिए तो ये इतना नया है, इतना बड़ा अचीवमेंट है मेरी लाइफ का कि बहुत मैं सुंदर। वीडियो कॉल और हाँ। मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि इस तरह से, क्योंकि अभी कोरोना आया था ना, तब काफी लोगों ने मुझे अप्रोच किया था कि हाँ। वो जूम मीटिंग्स ये कर, हाँ। बहुत जूम मीटिंग कोरोना के दौरान, और सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, ऐसा लग रहा था। मेरी कभी हिम्मत नहीं पड़ी मैं एक मीटिंग ज्वाइन कर पाऊं या कभी कैमरे के सामने आ पाऊं।
और बहुत ज्यादा असहज महसूस करता था। और अचानक 2 दिन पहले प्रेरणा मिली मुझे कि मैं यहाँ ओशो के बर्थडे पे अपने घर पे अकेला क्यों रहूँ, मतलब टेक्नोलॉजी का लाभ उठाया जाए। और मेरे पास 2 मतलब, और आज सुबह से मैं पूरी उनकी ऊर्जा में हूँ। मतलब एक तो आप लोगों के बारे में सोच के, और जैसे ही आप किसी के बारे में सोचते हैं उससे कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर तो दोपहर को राणा जी आए, अक्षय बाबू आए उड़ीसा से, राजस्थान से, तो आप सब वो लोग जिन्हें मैं जानता हूँ, जिनके साथ बैठा हूँ, हम ऐसे ही बैठे जैसे आमने सामने बैठे हैं। मतलब महसूस कर पा रहा हूँ आपको, बहुत ही ज्यादा चीज, हाँ बिल्कुल वैसा ही फील आती है। बहुत ही ज्यादा चीज है। आज एक स्वामी जी मिले थे, गुजरात के हैं वो, तो एक छोटा छोटा वीडियो बनाने का कि कैसे ओशो आपकी जिंदगी में आए और क्या परिवर्तन हुआ, इतना सा भी बोलेंगे तो लोग स्टार्ट हो जाते हैं अपना जर्नी बताने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हम संतों को तो देखते ही हैं कि कोई मुरारी बापू बोल रहे हैं या बोल रहे हैं, लेकिन कोई इंसान गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहा है और कोई ठेले वाला है और उसकी लाइफ को ओशो ने छुआ है और उसकी लाइफ एक का पैटर्न बदल गया है पूरा। वो एकदम छोटे छोटा वीडियोस अगर हम जहाँ पे भी कहीं मिले लोगों से बना सके और उसको फिर कलेक्ट कर सके, तो आज मैंने एक बनाया है, बड़ा मजा आया मुझे तो, भेजिएगा। उनको बोलने में बड़ा मजा आ रहा था। अच्छा, बहुत सुंदर हाँ बात ऐसा। है। अनफॉर्चुनेटली हम उसको ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, टेक्निकल फॉल्ट हो गया था हमसे, लेकिन वैसा ही था कि अक्षय करके हमारे मित्र है उड़ीसा से, और उसने अपनी पूरी जर्नी बताई कि कैसे उड़ीसा के गांव में एक किताब के थ्रू उसने उसे पकड़ा और वो घर से भाग के गया दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और जितना भी पैसा था सबकी वो ओशो की किताबें ही खरीद रहा है। अहमदाबाद के एक स्वामी ने उसको पेंटिंग काम करने के लिए अहमदाबाद बुलाया, यहाँ से उसे माधोपुर भेजा गया, वो माधोपुर रहा 5 साल, और फिर तो ये पूरी की पूरी जो कहते हैं ना जर्नी, जहां से मैंने अभी आपको जो कहा ना कि पहली बार उनके शब्द कान में पड़ते हैं, पहली बार वो प्रज्ञा हमारी आंखों के सामने आती है कि भाई ऐसा भी कुछ है, मतलब अपने को जिस व्यक्ति अब को नहीं ओशो को पता। तो बहुत लोगों ने सुन लिया। हम्म। मैं कह रही हूँ अब सबने अपने अपने लेवल पे ओशो को तो बहुत पढ़ लिया और कर लिया, लेकिन अब उनके सन्यासियों की स्टोरीज भी सामने आनी चाहिए। निश्चित। अब उनका सन्यासी थोड़ा मैच्योर हो गया है ना, इट्स बीन और 30 years नाउ। इतना बड़ा हो गया, वहां के घर से बाहर निकल गया। अब उसको घर में नहीं ढूंढा जा सकता ना, कि बच्चा जब बड़ा हो गया है तो घर के बाहर निकल गया है और वो घूम रहा है गलियों में, सड़कों पे। तो मैं कई बार जैसे ये महसूस करता कि आप टैग लगा के भी नहीं ढूंढ पाएंगे कि ओशो सन्यासी, आपको मालूम पड़ेगा उसके टैग कि भैया इस पे काम तो ओशो कर रहे हैं, कि ऊपर से तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है सन्यासी जैसा, इसने कोई माला वाला नहीं पहन। मनीष जैन एग्जाम्पल मैं आपको उदयपुर का ही देता हूँ कि बिल्कुल हमेशा लोगों को बोलता हूँ बिल्कुल। कि तुम आदमी घोर ओशो विरोधी है, घोर एंटी स्पिरिचुअल है, वो काम ओशो का कर रहा है। तो हाँ मतलब ये चीज वो तब तो ढूंढना, मतलब एक तो यही बात होगी, एक व्यक्ति की तरह ओशो हम सबकी लाइफ में आई, एक पर्सनल कहानी हमारी कि ओशो ने हमें अपना बना लिया और हमने उनको अपना मान लिया, और फिर जर्नी आगे चली, और ये अब कह पाना बड़ा ही मुश्किल है कि ओशो कहाँ से पकड़ रहे हैं किसी को। अब शायद माला से ना पकड़े, अब चोगे से ना पकड़े, किताब से भी ना पकड़े, मतलब मैं अभी है ना शिमला गई थी जब, हिमाचल, तो सोलन रुकी थी एक दिन के लिए। वहां पर कॉमन एक गवर्नमेंट ने ही प्रोजेक्ट चलाया हुआ था जिसमें लेडीज अपना कुछ कुछ बना के और एग्जीबिशन लगाती हैं। मैंने किसी के लिए ओशो मैगजीन मुझे हैंड ओवर करनी थी, तो उस लेडी को मैंने बोला, मैंने कहा ये वो आएंगे तो उनको दे दीजिएगा। तो कहने लगे अरे ओशो, अच्छा वो इतनी कहना चाहिए ग्रामीण सिंपल हिमाचली लेडी थी जो अपना घर से आई थी, और उसने मुझे कहा कि मैं ना रोज है ना मैडम ओशो को वीडियो उस पे सुनती हूँ यूट्यूब पर, और मुझे इतना टच करी वो बात कि इतनी सिंपल देखने में वो लेडी थी और उसके जीवन में ओशो आ गए। और तो मुझे अपने आप पर ऐसा वो लग रहा था कि मतलब हम तो कहीं है ही नहीं, इतने कॉमन
मैं अच्छा, वो देखने से, वो जो आपने कहा कि देखने से बिल्कुल पता नहीं चलता है कि ये वो शोज के लाइफ में होंगे। बहुत बहुत खूबसूरत है। ऐसी ऐसे लोगों को देख के बिल्कुल आदमी इमोशनल हो जाती हूँ मैं। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि गुरु ने हमारे ऐसा काम कर दिया कि हवा में घोल दिया है अब सब। कहाँ से आप जहाँ सांस लेंगे वहां वो शो है। नहीं, आप इस बहुत स्टेशन पे आप बैठे, आप बस में बैठे और आपके हाथ में अगर ओशो मैगजीन है, तो लोग अनजान अनजान लोग आपको देखेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे आपसे। सो ब्यूटीफुल। और वो एक फैमिली है जो आज हम इकट्ठे हो गए हैं। ये ऐसी फैमिली का तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे पास में अपनी एक फैमिली के अलावा इतनी बड़ी फैमिली होगी। कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं और बोले कि हम ओशो सन्यासी हैं, 10 लोग कहीं से भी आ जाएंगे, किसी भी देश में चले जाएं। इनफैक्ट मैं तो रोम में थी, इतनी परेशान हो गई थी, यूरोप घूम घूम के इतनी परेशान हो गई थी कि मुझे बहुत बोर लगने लगा था। और वहां एक स्वामी जी ने मुझे मैसेज किया कि आप रोम में हैं, मैं भी यहीं पर ही हूँ, आप कहाँ ठहरी हुई हैं। मैंने उनको अपना एड्रेस दिया, वो 10 मिनट में आ गए। कपिल स्वामी, आप लोगों को याद होगा, ओशो ओशो टाइम्स के अंदर लिखा करते थे वो, और 30 साल तक वो आश्रम में रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, रोम के अंदर बहुत अच्छा वहाँ की लैंग्वेज बोल लेते हैं। वो आए और उन्होंने दिन भर हम घूमे साथ में। और जब मैंने वहां रोम में मैंने उनको कहा मुझे आलू के पराठे खाने, उन्होंने कहा चलो खिलाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरी फैमिली का कोई मेंबर मुझे मिल गया हो। और मैंने अपनी फैमिली को कहा, मैंने कहा मुझे एक दिन के लिए बख्श दीजिए, मेरे से ये यूरोप हैंडल नहीं हो रहा है और मुझे स्वामी जी के साथ में छोड़ दीजिए आज। फिर हम दोनों घूमे। तो ये जो फैमिली है वो बहुत बहुत बड़ी फैमिली है। आपने जैसे कहा ना कि मैंने कहा कि छिपे हुए जो वो सुप्रीमी होते हैं, मुझे हाँ, याद आ रहा कि मैं गंगोत्री इलाके में घूमता था और साधुओं के हाँ, पास रहता था। तो मोस्ट ऑफ द हाँ, साधु को चिढ़ होती है उसको को लेके, ट्रेडिशनल साधु है, हाँ, वो जैसा मानते हैं कि वो आदमी भ्रष्ट है और ऐसा वैसा। तो यात्रा करते करते गंगोत्री गौमुख से ऊपर एक तपोवन करके जगह है, मैं वहां पहुंचा और वहां एक मौनी बाबा मिले, बहुत प्यारे साधु, 26-27 साल उम्र रही होगी उनकी। बड़े प्यार से सेवा करते हो, मुझे रुकने का आग्रह किया उन्होंने कि आप रुको यहाँ पे कुछ दिन। अब वो आदमी 8 महीने बर्फ में रहता है, मौन में रहता है, और करीब 7-8 साल से मौन में थे। मैं उनके पास रुका और जब रुका धीरे धीरे मैंने देखा उनकी उपस्थिति में बहुत ही प्रेम है। और एक दिन वो मुझे ओशो की गीता निकाल के दी अंदर से, बड़ी वाली। बोला कि आप रुके ही हो तो ये पढ़ा करो। मैंने कहा ये कहाँ से आई आपके पास? बोला कि मेरे मोबाइल में ऑडियो भी है। उन्होंने नहीं पहचाना उस तरह से। ना ना ना, वो नहीं सुना। बोला आप सुनाओ ना क्या था, मुझे पूरा वाक्य भी सुनाओ, बाद में क्या। हम्म, हाँ, सुना मैंने।
ना ना, ये तो बढ़िया, अच्छी बात है। नहीं, फकीरा का एक्सपीरियंस बहुत गहरा है, क्योंकि इसने बहुत लोगों के सत्संग और बहुत लोगों का सानिध्य मिला है ना। ये एक जीवन काल का जो होता है ना, वो बहुत करना बहुत मुश्किल है एक जीवन काल में, इतना इसने लोगों का, और वो भी अलग अलग, इतने गुरुओं के साथ में रहना। और हिमांशु जी जैसे गुरु, उनको पीना बहुत ही डिफिकल्ट है, मेरे तो बस का ही नहीं था, मैं तो 2 दिन में भाग गई थी। पूर्णानंद जी के साथ में, ब्रह्म वेदांत जी के साथ में, मूजी के साथ में बहुत बहुत रहे फकीरा। इतने गुरुओं को एक साथ, ये भी मैं कहती हूँ कि ओशो ने हमको ऐसा बनाया है कि हम हर गुरु को पी सकते हैं। मुझे खुद फकीरा को देखने आते थे। हाँ, मुझे भी बहुत प्यारे थे। ये तो बड़ा इत्तेफाक की बात है कि मैंने एक बार लिखा था, एक्चुअली 11 दिसंबर को ही शुरुआत हुई थी। आप मुझे बड़ा कहा करते थे लिखा कर, तो मैं तिरुवन्नामलाई आश्रम में था, तो वहाँ तीर्थ भी मेरे साथ था, तीर्थ बाबू आ गया अपना, आनंद तीर्थ। तो मैंने लिखा था, तो उसमें मैंने जो मेन पॉइंट यही लिखा था कि ओशो का सन्यासी होने का सबसे बड़ा फायदा है कि वो आपको बांध के नहीं रखते। वो कहते हैं कि आपको जहां प्रेम हो रहा है, जिससे प्रेम हो रहा है, मतलब मैं कई लोगों के पास रहा, इसका कारण यही था कि मैं ओशो का था, किसी और का होता तो शायद नहीं रह पाता, मतलब संभव ही नहीं है। मैं आज भी देखता हूँ कि नहीं जा सकते आप, और वो नहीं जा अपने से सकते। नहीं जा सकते आप। हाँ, मैं तो अक्सर बोलती हूँ, ब्रह्मा कुमारी में मैं एक बार ऐसे ही चली गई थी, तो वो लोग मुझसे सवाल करने लगे कि आप यहाँ कैसे, क्या। मैंने कहा हम आ सकते हैं, आप हिम्मत करिए और हमारे साथ आके नाचिए जरा। नहीं आ सकते वो। मैंने कहा आप मुझे जा कहेंगे, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे कहेंगे कि अपने कपड़े बदल लीजिए, मैं वो भी बदलने के लिए। तो आप जरा हमारा मैरून रोब पहन के बताइए मुझे। किसी दिन सिस्टर शिवानी मैरून रोब में आके अगर टीवी पे आ जाए और सिर्फ नमस्कार करके चली जाए, मैं उस दिन मान जाऊंगी। ना फॉलो चली जाएगी ना पूरी, उनका तो ढांचा है। इतनी आजादी और वो कोई दे हमारी वो हमारी आजादी है कि हम कहीं पे भी जा सकते हैं। जैसे हम सबके पास जाते हैं, हर गुरु के पास, हाँ तो मेरी पत्नी बोलती है क्या तुम एक गुरु को पकड़ो, हाँ सबके पास क्यों जाते हो। हाँ, तो सही मैंने बोलती है। बोला कि ओशो ने हमको सिखा दिया हाउ टू फ्लाई। हाउ टू प्लान। अभी हम कोई भी खूंटी पकड़ के उड़ सकते हैं, तो बराबर है। जहां पर आर्ट होगा, संगीत होगा, कोई मैच्योर पब्लिक होगी, कोई भी होगा, हम तो घुस के बैठ जाते हैं सब जगह। जैसे आपने बोला हाँ कि ब्रह्मा कुमारी में घुस गए, हम सब जगह सेट हो जाते हैं। हाँ, तो ये ओशो की हम अनुकंपा है कि हर बिल्कुल सांचे में हमको ढलना सिखा दिया उन्होंने। और जैसे ओशो ने एक प्लेटफॉर्म बनाया पूरा, पिलर्स, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल मैंने स्वामी हिमांशु जी के यहाँ प्रैक्टिकल सीखा, यानी और हाँ मेरे में सहजता आ गई। जो सहजता थी मेरी वहां डेवलप हुई, बेस वहां हाँ पक्का बन गया बिल्कुल अच्छे से, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल में वहां उतरा बिल्कुल। हाँ, तो मैंने देखा है आपकी जर्नी बहुत सुंदर रही है वहाँ। स्मूथ हो गई बहुत, और भी हो रही है अभी भी। तो वर्क चल रहा है, जैसी यात्रा चलेगी। आपकी जर्नी में आपकी पत्नी का भी बड़ा सहयोग है। हाँ वो बिल्कुल, आपको वो मान। मेरी गुरु है। किसी ने मुझे बोला था उस दिन, तो मैंने बोला मेरे तो बहुत गुरु है, तो हम्म। बोला नाम लिखो। मैंने बोला इतने सारे हैं, मैंने विश्वामित्र का रिकॉर्ड कब का तोड़ दिया है। तो बोला चार, चार का लिखो। तो मैंने बोला एक मेरी पत्नी पहले लिखा, फिर एक मेरे परम मित्र हैं गुलू भाई जो संसारी हैं। मैं बोला तीसरे आप हो। मैं आपके भी कोट पढ़ता हूँ, बदमाश है फेसबुक वाला, लेकिन अच्छा लिखता है। वो क्रॉस, बदमाश। हाँ यानी थोड़ा बदमाश नेचर है उसका, लेकिन अच्छा है। तो जो लिखता है ना कुछ भी, तो मुझे वो एकदम स्ट्राइक होता है थोड़ा। तो वो खुश हो गया, तो बोला कभी आएंगे तुम्हारे प्रेम नगर में। तो वो आता है, सबके यहाँ जाता है। तो मैंने बोला मेरे आपका मेरी दुकान पर स्वागत है, घर पे मेरी वाइफ अलाउ नहीं करती।
तो पत्नी का सहयोग है, और जो एक आपने फैमिली की बात बोली कि फैमिली बड़ा है, तो मेरा एक जो अनुभव हुआ 2007 में मैं ओशो में आया। तो जब मेरे घर में मेरे भाई का मैरिज था, डीजे फंक्शन चल रहा था, हम नाच रहे थे, तो सबके फेस, मेरी मासी दादी सबका लाल हो गया था एकदम, कि ना शादी है क्लोज। और जब महसाणा आश्रम में सन्यास के दिन खोजी स्वामी ओपन बुद्धा हॉल में हार्ट डांस लेते थे, और वो गाना चलाते, तो वो दिल ने ये कहा दिल से, वो पिक्चर का हमेशा पैटर्न था। हाँ तो जब मैं नाच रहा था तो सभी सन्यासियों का फेस बड़ा लाल, मुझे हर एक के बीच में मेरे घर वाले दिख रहे थे। उस दिन मेरा बॉन्डेज टूट गया कि दिस इज माय फैमिली, बिग फैमिली। वो लिमिट था, लेकिन वो सब सेम चेहरे हैं। तो उस दिन मेरा एक लाइफ का एक और एक्सप्लोरेशन हुआ कि सब हम मिले हुए हैं, सबकी शक्लें सेम है। तो एक फैमिली मेरा उस टाइम से एक एक्सपीरियंस हो गया कि ओशो की एक अनुकंपा हो गई, बॉन्डेज सब टूट गए। ठीक है। बहुत बड़ी बात है। एक गुरु की पावर कितनी बड़ी हो सकती है कि कहाँ कहाँ से बैठे हुए लोग और रात के 11:45 बजे एक दूसरे को एक दूसरे को सुन रहे हैं। तुमने खाना खा लिया शांतनम? अच्छा। ऐसा कहाँ पे? मेरे से बोल रहे हो? अच्छा, हाँ। अच्छा, आज भी है वहां पे? मैं दीपक स्वामी के यहाँ पे भी बहुत गई हूँ। वो भी बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा काम कर रहे हैं, बहुत प्यारा काम, बहुत जबरदस्त। बहुत जबरदस्त है। लोगों का प्रेम गजब है। आज एक नेपाल से लड़की आई थी हमारे, एक दिन का शिविर था ना आज हमारे शिविर उदयपुर में। एक नेपाल से आई थी, एक स्विट्जरलैंड की थी। वो उदयपुर घूमने आई थी और उसको ये पता चल गया आज के प्रोग्राम का, वो भी थी। गुजरात से काफी लोग थे। नहीं नहीं, समर्पण स्वामी के नहीं, हम तो यहाँ शहर के अंदर ये योगी जी ने करवाया था, स्वामी योगी जी। समर्पण भारती तो अभी वो कहीं और कहीं शिविर ले रहे होंगे, आज उदयपुर में नहीं है। ये आया था ना प्रिंस वो लेने के लिए सन्यास। ये समर्पण भारती का यही वो ही है, शिष्य है ये। हाँ। मीत और मीत आया था सन्यास लेने के लिए, तो मीत को मीत ने ना शायद वो दिया था, स्वामी जी को एक माला गिफ्ट करी थी। माला दी थी, माला वापस माला बहुत ही सुंदर माला थी, सफेद बीट्स की ऐसी। तो उसने स्वामी जी को गिफ्ट कर दी थी, हाँ समर्पण समर्पण स्वामी को। समर्पण तो भारती जब समर्पण भारती को, तो जब मीत वो सन्यास लेने के लिए बैठा ना, तो वो मालाएं गिन के रखते हैं अपने पास में, जितने लोग सन्यास ले रहे हैं। तो लेकिन समर्पण भारती ने मीत को वही वाली माला पहना दी वापस जो उसने गिफ्ट करी थी। यही है वो। नहीं, समर्पण भारती भी बहुत काम कर रहे हैं।
हम्म, एक ओशो का प्रवचन था जिसका मेरी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। उसमें अच्छा। ओशो बताते हैं कि अनुलोम विलोम ये बैलेंस से पूरा सब चल रहा है। अनुलोम और विलोम, श्वास लेना श्वास छोड़ना। और इस तरह अगर हमारी एज 70 है एवरेज, तो हमको 35 ईयर्स तक अनुलोम करना है, 35 तक विलोम करना है बाद में। तो हमको जो भी चाहिए, जो भी खींचना है, आप 35 साल में खींच लो, अस्तित्व से सीखना है, करना है। फिर 35 के बाद जीरो से आए थे, 35 तक भरो, फिर 36 से 70 तक जीरो के जाओ, वापिस देकर जाओ, तो एक सर्कल पूरा होगा। तो आदि शंकराचार्य ने 9 साल से विलोम चालू कर दिया, गौतम बुद्ध ने 28 साल से। तो जब मैं 10 साल पहले प्रवचन सुना था, तो मेरे अंदर वो फाउंडेशन चला गया है बिल्कुल। तो मेरा अभी विजन वो ये 2 2 और 2 भले लेता हूँ, इनकमिंग होता है, लेकिन मेरा पक्का वो फाउंड हो गया है कि वापिस करके जाना है। तो उसका बेस बन गया। और स्वामी हिमांशु के जहाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल हो रहा है। जितने भी लोगों के मैं टच में हूँ, वो दाता है, सभी शेयरिंग के बहुत सारे हैं, लेकिन प्रत्येक जो भी है वो दाता ही है। तो मैं उनसे सीख रहा हूँ सब, हर पल जब भी मिलता हूँ, जितने भी लोग मिलते हैं गुरुजी के यहाँ, सब एक से एक। दूसरी जगह हम जाते हैं, लेकिन वो समर्पित 20% होते हैं। गुरुजी के यहाँ भी सब ओशो के ही सन्यासी हैं, लेकिन जिन्होंने खुद पर वर्क किया है। तो जो ओशो का जो ये थीम है विलोम का, तो मेरे अंदर फिट हो गया है और बहुत मजा आ रहा है। धीरे 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 जैसे हो रहा है, तो ये कभी फेसबुक पे लिखने की इच्छा है, तो इतना थोड़ा मैटर ज्यादा हो जाएगा, लिखूंगा कभी भी ये भी। गोविंद है ना, आप वो भी बना सकते वीडियो। आप बोलते बहुत अच्छा हो, आपको शब्दों की बहुत पकड़ है। हाँ, आप वो भी आपके युगदीप के जो हैं आर्टिकल्स, एक मैंने अपने में देखा है कि मैं किसी भी चीज को अगर गहनता से देखूं, कोई भी चीज हो, अगर गहनता पूरी होगी ना, मेरे अंदर ऑटो डाउनलोड हो जाती है। तो काफी सारी जिस चीजों में मैंने रस रखा है ना, मेरे अंदर ऑटो डाउनलोड हो गई है। तो इंटेंसिटी से शब्द पढ़े, आपके भी जैसे हैं, स्टोर हो जाते हैं। तो फिर मैं ऐड करता जाता हूँ अपने लेखन में, तो सुधार हो रहा है। ये सब आपके बहुत सुंदर होते हैं, छोटे आर्टिकल। लेकिन मैं बोल इतना अच्छा नहीं पाती हूँ। आप बोल भी अच्छा लेते हो, लिख भी अच्छा लेते हो, और बहुत ही सुंदर। हाँ, और ट्राई जीवन करूंगा। का जो जिस तरीके से आप अपने कॉमन एक्टिविटीज को, घर हाँ, की छोटी छोटी चीजों को जिस तरीके से पेश करते हो ना फेसबुक पे, वो ही आर्ट ऑफ लिविंग है। हाँ। जैसे वो शब्दों आप में नहीं, बहुत अच्छा शब्दों में बताते हो। जैसे शब्दों में नहीं बताना है, तो मैं इनडायरेक्टली बताता हूँ चीजों हाँ, को ऐसे। तो मैं मस्ती करता हूँ कि मैं हाँ, फेसबुक पे शिविर ले ही रहा हूँ, जो हाँ, पाया है उसको मैं हाँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसको रिकॉर्ड करके। हाँ। मुझे हमेशा ये होता है कि ये गोविंद का वीडियो कौन ले रहा होगा। वाइफ साथ में नाच रही है, ये कौन है ये तीसरा आदमी। प्रशंसा बिहाइंड द कैमरा। तो कई भी प्रशंसा भी होती है साथ में। वो होती है, तो वो नहीं तो। लेकिन अभी आज भी एक आइडिया आया, तो मैं जैसे मिरर में खड़ा था, तो वाइफ पीछे से आके नाच रही थी। तो मैंने बोला रुक रुक रुक, इधर ही रुक। तो मैं मोबाइल लेकर आया, तो मैंने बोला वीडियो देखूं, आ रहा है मिरर में, कैसे आ रहा, तू नाच रही पीछे, तो अच्छा है। तो मैं बोला अभी तेरा जब मूड होगा ना, कोई गाना बजेगा, तो मैं फिर वापस रिहर्सल करता हूँ डांस का, कि नहीं यार ये मजा आ गया, नाच तो लिया, अभी एक बार रिहर्सल करके इसको पोस्ट करते हैं। और वाइफ नाचती अच्छा है, और वो बहुत डाउन टू अर्थ है, उसकी कोई डिमांड नहीं है, कोई खर्चे नहीं है। और वो मुझे बोलती है यस, मेरी मम्मी ने हर जगह रोका है, इसने मुझे हर जगह स्पेस दिया है। प्लांटेशन करना हो, कुछ भी भंगार लेकर आता हूँ, पड़ा रहता है, आधी पेंटिंग पड़ी होती है, लेकिन बोलती नहीं है
कि तुमने ये क्या सब फैला रखा है। वो बोलती तुम खुश रहो बस, मुझे वही चाहिए। तो मुझे स्पेस देती है और मैं भी इसको स्पेस देता हूँ कि तुम्हारे जो गुरु हैं, डिसाइपल जो भी हैं, ये घर को आश्रम बनाना है, जहां जाना है तुम जाओ करके रहो। तो वो अपने ढंग से खुश है, मैं अपने ढंग से, तो गाड़ी चल रही है। बहुत सुंदर है। प्रशंसनीय है। प्रशंसा नहीं बोला, आओ नहीं। ओके, एक बार ऐसे काफी झगड़े भी होते हैं वाइफ से, बोलाचाली होती है, लेकिन हर बार जितने भी आज तक झगड़े हुए हैं सबका उत्तरदायी सिर्फ मैं ही हूँ। एक का डोमिनेंस, एक हस्बैंड है, फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन वो विरोध नहीं करती, उसको मालूम है कि तो ये कभी भरा हुआ कभी है। गोविंद अपना झगड़ा भी फेसबुक पे डालो ना। कितने लोगों के घर में तुम्हारी वजह से झगड़ा हो रहा है कि ये ऐसे कैसे रह रहे हैं, हम नहीं रह पा रहे। तो फिर उसको कवर करने के लिए मैं घर के काम करता हूँ, जो मैं गुरु जी से सीखा करने के हूँ। लिए। बर्तन धोना, सब्जी कटवाना, जो बोले एक बार में ले Compensation. आना, तो वो मैं वापिस भरपाई Compensation. करता हूँ। तो इसके लिए वो खुश है, उसके आगे नाचता हूँ। और लाइफ स्मूथ है, दुकान अपना है, घर अपना है, कोई लोन हफ्ता इंस्टॉलमेंट नहीं है, कोई भौतिक टारगेट नहीं है, जन्म में प्रोग्रेस ही नहीं करना है, लग्जरी कार नहीं चाहिए, लग्जरी फोन नहीं चाहिए। तो इतना स्मूथ लाइफ है ना, बिना टारगेट और मेरे पास कुछ है ही नहीं करने को, कुछ जानने को। तो बस जो दुकान छोटा है वो राम भरोसे चलता है। मेरे दुकान के स्टॉक की ना गिनती है। मेरे एब्सेंट में जो स्टाफ बिजनेस करता है, मैं पैसे अभी 5 दिन बाहर था, तो जो साइड में पैसे पड़े थे मैंने अंदर डायरेक्ट डाल दिए गले में। मैंने बिल से टैली कभी नहीं करता हूँ, कभी स्टॉक नहीं गिनता हूँ, डेली का मैं बिजनेस नहीं गिनता हूँ, मैं कितना कमाता हूँ मुझे ही मालूम नहीं है। इतना मालूम है कि मेरा घर का खर्चा चलता है हरे कृपा से। हाँ, सेविंग्स नहीं है मेरे पास, न बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, न कुछ इतना कैश या गोल्ड है, तो मुझे टेंशन ही नहीं है। तो मैं क्या एकदम वेला बंदा हूँ। तो मैं बस लाइफ में इन्वेस्टमेंट किया, लाइफ में, दीवारों में नहीं, प्रॉपर्टियों में नहीं, कारों में नहीं, किसी में नहीं। जो प्राप्त है पर्याप्त है। तो वो एक अपने मित्र ने लिखा था, तब से वो भी मैंने फिक्स कर लिया, जो प्राप्त है पर्याप्त है। तो बस ऐसे लक्ष्य रहे चल रहा हूँ, बिल्कुल 100% टिल नाउ। आगे क्या होगा पता नहीं। अगर माइनस में जाता हूँ मैं, कुछ आती है आपत्ति, तो उसका भी जवाबदार मैं हूँ, क्योंकि अभी रोकड़ी कर ली है मैंने जीवन की। बहुत सुंदर। सुखी जीवन का मंत्र आ गया आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी जस्ट ओशो सेंटर से ही आया, तो धीरे धीरे जैसे नाचना था ना, एकदम फाड़ के हाईएस्ट नाचा मैं। सब खड़े थे, मैं बस झूम रहा हूँ, तो अभी वो मजा आ रहा है। अभी शर्म हटा रहा हूँ धीरे धीरे और भी। तो डांस की गरिमा एकदम बहुत, यानी मैंने खुद एंजॉय किया। पेट भर गया मेरा, खाना नहीं खाता हूँ कभी डांस के बाद, ये पेट भरा, भूख नहीं लग रही है। तो ये एडिशन हो रहा है। और अभी वापस ओशो मेडिटेशंस में इंटरेस्ट आ रहा है वापस। जब गया था तो छोड़ दिया था, अभी आ रहा है, तो अभी प्रयास है कि मैं करूं कुछ भी। एक बड़ौदा में अवेकिन, नेशनल लेवल पे अवेकिन सर्कल है। तो बड़ौदा में एवरी वेडनेसडे उनका गैदरिंग होता है। आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है, तो आपको वेन्यू मिल जाएगा, एड्रेस। तो मैं पहली बार गया था बुधवार को। तो उनका थीम ऐसा होता है कि 6 to 7 1 घंटा साइलेंट सिटिंग, म्यूजिक भी नहीं, सिंपली। फिर उनको कोई वहां से ग्रुप से एक पैराग्राफ आता है, वो पढ़ते हैं। तो इस बार था ग्रेटिट्यूड के ऊपर। तो वो बोलते हैं कि अभी आपको जो अनुभव हुआ, या ग्रेटिट्यूड है या अदर देन एनी टॉपिक, जो भी बोलना है बोलिए, नहीं बोलना है तो पास। एक राउंड चलता है, और जो होस्ट होता है वो उन सबके लिए घर का भोजन बनाता है। तो उस दिन इडली सांभर था, तो लेकिन लोग अच्छे थे, सब एनजीओ चलाने वाले, इस तरह के लोग थे, प्रोफेसर थे, जो 6 लोग थे, 7 थे टोटल। तो बहुत अच्छा रहा। तो ये अभी नया मिला है मुझे, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि साइलेंट
मीटिंग कहीं दिल्ली हो, अकेले मैं बैठ नहीं पाता हूँ, तो संघ की जरूरत है। तो संघ अभी की जो जरूरत। एनर्जी मेरी जो है अभी, मुझे संघ ही चाहिए। जैसे भी डांस कर रहा था तो इतने लोग थे तो खिलावट आ रही थी, तो घर पे पत्नी देती है सपोर्ट, तो अभी संघ की जरूरत में हूं मैं। जब भी ओशो का कोई प्रोग्राम होता है और वहां से अपन लौटते हैं, जैसे आज वहां से लौटे, कम से कम 60-70 लोग थे हम लोग, तो हमेशा ये संघ का जो एनर्जी उस समय उफान पे होती है अपनी ऊंचाइयों पे, तब हमें पहली बार महसूस होता है कि ये जो हम फैमिली बना रहे हैं उसका कितना बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। आज ये जो आप काम कर रहे हो ये संघ ही है, और क्या है। छोटे संघ का टाइम आ गया है। अगर अगर 2 से 3 लोग भी लाइक माइंडेड लोग एक जगह इकट्ठे होके चाय भी पी रहे हैं ना, वो भी संघ है। जो बात आप जो बात आप किसी और से नहीं कर सकते हो जगत में, और अपने 4 लोगों के बीच में कर पा रहे हो, वो संघ का एक्सपीरियंस है। वो पता है, ये बुद्ध ने तो उस समय संघ बनाया था इतना बड़ा, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना इतना मुश्किल था। आजकल कितना आसान है ये यूट्यूब पे और इस पे, और बहुत आसान है। इसको थोड़ा डिजिटली जो लोग जानते हैं वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मैंने जो देखा ना अभी डिजिटल वाली आपकी बात से याद आया कि जो फेसबुक है एक्चुअली ये सोशल ऐप है। मतलब बड़ी दिलचस्प बात है कि हर एक व्यक्ति की फेसबुक पर अपनी ही एक अलग दुनिया, अलग मतलब ये उसका एक टेस्ट है, पॉलिटिकल टेस्ट है, रिलीजियस टेस्ट है, उसकी स्कूल ऑफ थॉट्स है, और उसी जैसे लोग उसके अराउंड उसके फेसबुक पे बैठे हुए हैं। तो जैसे हम कई बार हम बात करते थे मैं और ईरा जी की, हमारी फेसबुक में सिर्फ ओशो वाले ही नहीं है, मतलब बहुत से आर्टिस्ट भी हैं जो ओशो को नहीं जानते हैं, बहुत से ऐसे एक्टिविस्ट भी हैं जो ओशो को नहीं जानते हैं, पर एक कॉमन वाइब है हमारे बीच में जो जोड़ती है हमें। तो हम सब अपने अपने संग लेकर ही चल रहे हैं। तो मैं कई बार लिखा था कि फेसबुक पर सबका अपना अपना गाँव है, किसी का छोटा गाँव, दूसरी की आबादी है, किसी का बड़ा गाँव, किसी की आबादी है, और किसी का इतना बड़ा गाँव उसको पता ही नहीं गाँव में कितने लोग रह रहे हैं। तो सबके अपने अपने गाँव है, और वो गाँव की ये टेक्नोलॉजी का चमत्कार है कि मैं इस लाइफ को जो जिया, मतलब फकीर पहले भी होते रहे हैं, साधु पहले भी होते रहे हैं, बिना पैसे के लोग पहले भी जिए हैं इस इनसिक्योरिटी को, अनसर्टेनिटी को। पर मेरे पास एडवांटेज था कि मेरे पास टेक्नोलॉजी थी, और इनसिक्योरिटी थी, अनसर्टेनिटी थी, साथ में टेक्नोलॉजी थी। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इस यात्रा में जुड़ती गई तो मैंने पाया कि मैं अपनी संगत के बाहर हूं ही नहीं। तब इसी टेक्नोलॉजी की चमत्कार की वजह से तो कि हर शहर में वो व्यक्ति मौजूद है, भले ही मुझे उसका नाम नहीं पता, भले ही मैं उसका चेहरा नहीं जानता, पर मेरे संग का व्यक्ति यहाँ मौजूद है। तो उसने मिलाया कैसे, फेसबुक में काम किया उसका, फेसबुक में उस सही व्यक्ति तक पता नहीं कैसे, मैजिकल। मैं तो आज भी कहता हूँ कि मुझे नहीं पता ये कैसे काम की, और ये मैजिकल था सब कुछ, कि लोग मिलते चले गए और आज हम सब जुड़े हुए हैं। मतलब हमारा संघ, मतलब ये हाइपोथेटिकल संघ नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। हम साथ में जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं। गोविंद के घर जाके मैं रुका हूँ कई बार, आपके घर आके रुका हूँ कई बार, दोनों बच्चों के रुका हूँ। तो मतलब ये जो फिजिकल फीलिंग है ना संघ की, एक तो कॉन्सेप्चुअली हम साथ में है सारे, हम एक ही संघ को बिलोंग करते हैं, ओशो वाले को। तो जैसे मैं ओशो की मर्यादा हटा देता हूँ तो मैं गाँव ढूंढता हूँ, सेंटर ढूंढता हूँ, वही प्रेम तत्व, वही केयर, मतलब मैं हमेशा देखता हूँ कि वो चीज है जो हमें कॉमन बॉन्ड में बांधे हुए। उसका टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको अब कैसे पॉजिटिव आगे भविष्य बताएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और निश्चित ही सदगुरुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है लगातार। तो बढ़ते हुए सदगुरु और बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी मिलके कुछ बहुत ही अद्भुत है। मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य बहुत ही सुंदर होने वाला, क्योंकि अभी तक विजुअलिटी में ना सब नेगेटिव नेगेटिव ही आता है कि हम जहां भी लिखते हैं इंटरनेट पे वॉयलेंस है, पॉलिटिक्स है, पॉर्न है, मतलब जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं वो सारी छाई हुई हैं उनके नजरिए से बाहर की दुनिया की। जैसे जैसे मैं आप ये अब मैं आगरा में देखता हूँ कि मैं आगरा में आया तो यहाँ के 20 लड़के जानने लगे मुझे,
तो फिर वो फेसबुक पे फॉलो करने लगे, तो फिर पूछते कि हम आपके उन दोस्तों को रिक्वेस्ट भेज दें क्या, वो हमने देखा वहां पे वो ऐसा है ऐसा है। तो अब कोई मुझे जानेगा तो मेरे जरिए इन 4 को जानेगा, इन 4 के जरिए उनके 4 को जानेगा, और अचानक वो संघ का मेंबर बन जाता है अपने आप, भले ही आपको न जानता हो। तो ये टेक्नोलॉजी संघ और मतलब कुछ खिचड़ी सी बन रही है जो हम जी रहे हैं अभी ना। इसमें ना थोड़ा सा ये भी कॉन्शियसनेस की जरूरत है, मुझे मेरे लिए लगता है कि एक संघ अभी कम से कम 10 से 11 साल हो गए फेसबुक पे मुझे, और इसमें बीच में एक कंफर्टेबल ग्रुप बन गया है। बहुत टाइम से कोई नए लोग ऐड भी हो रहे हैं, लेकिन वो एक ग्रुप मतलब पर्सनल, जैसे मैं आप लोगों को सबको पर्सनल जानती हूँ, वैसा मैं अब नए पर्सनल लोगों को नहीं जानती हूँ। उसके लिए मुझे आज जैसे मैं गई हूँ पर्सनली, मैं मिल रही हूँ, तब लोग मिल जाए। लेकिन इंटरनेट पे थोड़ा अब नए लोगों से जुड़ना थोड़ा कम हो गया है, जिनसे जुड़ गए वो जुड़ गए, ऐसा वाला हो गया है। और थोड़ा सा मैं कॉन्शियस होना चाहती हूँ कि ये जो हाथ में मोबाइल है हमारे, वो आपको ऑल द टाइम एक डाइवर्ट कर रहा है अपने आप से दूर ले जा रहा है। वो इस टाइम का सबसे बड़ा एक क्रिटिकल सिचुएशन है। हम जानते हैं कि ये बहुत जरूरी हो गया, इसके बिना अब रहा नहीं जा सकेगा, लेकिन इसके और अपने स्पिरिचुअल जर्नी के बीच में जो बैलेंस है वो इतना फाइन है कि उसको हमें ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ऑल द टाइम अगर ये भी नहीं है तो भी हम बाहर ही देख रहे हैं ना, चाहे हम फैमिली में हैं या हम किसी चीज को पिक्चराइजेशन कर रहे हैं या किसी को चीज को शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ऑल द टाइम हम उसमें हैं। और अब मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि जो हमने ये सब गुरु से लिया है, ओशो से लिया है, ज्ञान लिया है, जो भी किया है, उसको अंदर अप्लाई करने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा एकांत में रहना पड़े। इसीलिए आजकल ये इंटरनेट फास्टिंग भी की भी कीमत पता है, लोगों को थोड़ा समझ आने लगी है। तो जो है इसको हम पर्सनलाइज एक्सपीरियंस में कैसे कन्वर्ट करें, वो बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन फकीरा बहुत को भी ज्यादा है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है। क्या चीज? इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है। क्योंकि वो आफ्टर ऑल लाइफ आपका टाइम तो वही है ना, 24 आवर्स ही है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा वक्त लेने में लगा रहे हैं, इंफॉर्मेशन लेने में लगा रहे हैं, और तो उसके लिए टाइम कहाँ है इम्प्लीमेंट करने के लिए? ऐसा ही कुछ हो रहा है। ऐसा ही कुछ हो रहा है। मतलब आई प्रेफर कि है ना, मैं किसी एक दोस्त के साथ भी मिलूं और चाहे मैं उसके साथ चाय ही पीऊं, वो जो पर्सनल एक्सपीरियंस है दैट ज्यादा प्रोफाउंड होता है। हाँ, प्रोफाउंड है, ज्यादा प्रोफाउंड है। वो ज्यादा प्रोफाउंड है। बहुत बहुत सही बात है आपकी। जैसे इक्यू स्वामी शिविर लेते हैं, तो मैंने ऐसा सुना है कि जब बंदा आएगा, नाम रजिस्टर करके सीधा मोबाइल ही जमा कर देना, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। तो ऐसे हर जगह होना चाहिए। हम सब जगह वीडियो में ये बात करना, तो ये बहुत जरूरी है। मुझे भी एडिक्शन है। वो तो शिविर है, वो तो शिविर में तो होना ही चाहिए, लेकिन शिविर में सभी तो होना ओशो ही के कैंप में नहीं है। मैंने लगभग किसी के कैंप में नहीं सुना है, सिर्फ इक्यू के सुना है कि वो स्ट्रिक्ट बहुत है इन बातों में। चाहिए। उसका ढंग भी अलग है, अपने ढंग दूसरों से, कंडीशंस उसकी अलग है, लेकिन उसके टच में जो भी आएगा उसका विकास होगा, ये गारंटी है। हाँ, मैंने उनको पढ़ा है थोड़ा बहुत फेसबुक पे, वो तो वाकई अच्छी उनकी अच्छी सीरियस जर्नी है। काम है। जोरबा नहीं, डायरेक्ट बुद्धत्व में ले जाएगा सबको, मेडिटेशन में ही धकेलेगा, दूसरा कुछ भी ऑप्शन ही नहीं है
उनसे जो जितना मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि उनका मैं बिना जोरबा के एक कदम भी आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं देखता हूँ वो तो सीधा बुद्धत्व में, एंटरटेनमेंट नहीं है वहां पर। मेरे को कोई अपने कहे कि जोरबा छोड़ के बुद्धत्व, तो मुझे वो चीज अधूरी लगती है। ओशो के ये जो फिलॉसफी है ओशो की, कि जोरबादी बुद्धा वाली, इसको सुनने में लगता है ये बहुत आसान चीज है। जोरबादी बुद्धा क्या करते हैं? ओशो सन्यासी नाचते रहते हैं और मजे से गाड़ियों में घूमते हैं और अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाते हैं पीते हैं। लेकिन इसके साथ में अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को चलाना, ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। कि आप संसार को बराबर का दर्जा दे रहे हो, बराबर का दर्जा दे रहे हो। इस कॉन्सेप्ट को अपने मन में रखते ही आदमी को गिल्ट होने लगता है। मेरे ख्याल से जोरबा बुद्धा जो कंसेप्ट है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है सबके लिए। उसमें कैसे कि बुद्धा जो है, बुद्धा मेरा अनुभव है, अगर मैं कुछ अनुभव कर रहा हूं तो उसको बुद्धत्व कहा जाएगा। और जोरबा क्या है कि जोरबा एक एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है। अगर मैं खुश हूं, मैं प्रेम आनंद मौन महसूस कर पा रहा हूं अपने अंदर, तो मैं बुद्धत्व का अनुभव ले रहा हूं। लेकिन अगर मैं ये एक्सप्रेस करूं तो कैसे करूं? तो अगर मैं नाचता हुआ दिखाई देता हूँ लोगों को, नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, बढ़िया खा पी रहा हूँ और लग्जरी एंजॉय कर रहा हूँ, मतलब उपभोग ले रहा हूँ इस सृष्टि का, सारे संसाधनों का, तो वहां पर कंडीशंस आती है। वहां पर कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेगी मुझे। मेरे पास संसाधन है क्या? अगर मैं नाचना चाहता हूँ तो मैं नाचते हुए अच्छा दिखूं लोगों को, तो मुझे नाचना आता है क्या? मैं अच्छे कपड़े पहनूं, इसके लिए मैं अफोर्ड कर सकता हूँ क्या? मैं कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हूँ तो वो कला मुझ में है क्या? या मैं वो अफोर्ड कर सकता हूँ क्या? मतलब जोरबा एक प्रलोभन है कि जो एक ये देता है, ग्लैमर देता है बुद्धत्व को, कि भाई ये बुद्धत्व यानी कोई बोरिंग सी चीज होगी, बस आग बंद करके बैठे हैं और कुछ तो भी आनंद ले रहे, समाधि लगा रहे हैं। तो उसमें वो उतना अट्रैक्ट नहीं करता है। ये अट्रैक्ट करता है क्योंकि इसमें ग्लैमर है, जोरबादी बुद्धा। तो लेकिन इसमें कई बार कैसा होता है कि एक रॉन्ग प्रिटेंड करने की भी संभावना होती है, कि कोई सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है कि मैं जोरबा हूं, तो जरूरी नहीं कि वो बुद्धा है अंदर से। तो इसमें एक छलावा है। तो अभी मेरे जैसा मिसफिट आदमी आज इस मीटिंग में है, तो ये मैं आश्चर्य कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले 5 साल से मेरा पूरा काम ही बदल गया। मतलब मैं 2004 से पूरी तरह से अध्यात्म में घुसा था, मतलब इतना घुसा था कि बस अब घर छोड़ना ही बाकी था। गुरु की दीक्षा लेना, अपना डॉक्टरी प्रोफेशन को उस पर ध्यान न देते हुए यही सारी चीजें करना, दिन भर ध्यान, सेवा, श्रवण, भजन, किताबें पढ़ना, प्रवचन सुनना, अलग अलग गुरुओं के पास जाना। तो ये सब मैंने 2016-17 तक किया। मुझे तक फकीरा जानते हो, हम वहां उनसे वही मिला था। उसके बाद क्या हुआ कि पिछले 5-6 साल से मैं पूरा उल्टा चल रहा है मेरा। मतलब मैं इनको डिबंक करने में मेरी पूरी एनर्जी जा रही है। तो गुरु सबको मैं एक क्रिटिकल नजर से देखता हूँ, डाउट की नजर से देखता हूँ। तो मुझे मतलब पहले जैसी ये चीजें अट्रैक्ट करती थी, इम्प्रेस करती थी, अरे वो एनलाइटेंड है, अरे वो मुक्त है, वो बुद्ध है, तो ये चीजें मुझे इम्प्रेस करती थी। अब नहीं करती है, अब मुझे हंसी आती है। लेकिन मैं ये मानता हूँ और ये पता है मुझे कि कुछ लोग होते हैं जो बुद्धत्व के करीब होते हैं। मतलब मैं उस बुद्धत्व को तो मानता ही नहीं कि कोई मतलब एक एसोटेरिक कोई
अवस्था होती होगी या कोई अद्भुत गूढ़ रहस्यमय अवस्था होती होगी, उसको ना भी माने तो मैं इन चीजों को वैल्यू देता हूँ। जो होता है ना कि प्रेम होता है और एक सिंप्लिसिटी होती है, ह्यूमैनिटी होती है, जो मुझे इन जैसे कुछ लोगों में दिखाई देती है, फकीरा जैसे लोगों में, कि मैं इसी को बुद्धत्व मानता हूँ कि ये तो बुद्धत्व है कि एक सामने वाले को जब आपके साथ अपनापन महसूस होता है, फिर आप स्पिरिचुअल हो ना हो, आपको कोई ज्ञान हो ना हो, लेकिन जो अपनापन और प्रेम महसूस होता है, मैं उसको वैल्यू देता हूँ। वैसे बहुत कम लोग मुझे दिखाई देते, इसलिए कैसे हो कि मैं दूर होता गया इन चीजों से। और मेरे लिए जोरबा दी बुद्धा जनरली जोरबा ना बहुत ही लेविश या ऐश्वर्य उससे साथ जोड़ा जाता है उसको, और इसलिए उसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मेरे लिए क्या है, लाइफ को एक्सेप्ट करना सही है, ये इन सही। इन एनी फॉर्म, है ना, कि अगर मैं किसी फकीर से मिलूं और मैं उसके पांव छू सकती हूँ, उससे बात कर सकती हूँ, तो मैं किसी राजा से मिलूं और उसको मैं हैंडशेक करूं और उसके साथ उसकी जो लाइफ स्टाइल है उसको भी मैं उसी नजर से एक्सेप्ट कर पाऊं विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इन द माइंड। मेरे अपने माइंड में ये ना आए कि अरे यार ये फकीर है, ये तो ये राजा है, इसको क्या बुद्धत्व का पता होगा। ये जो डिवीजन है हमारा, उस डिवीजन को तोड़ने के लिए ओशो ने अपना स्टार्ट लिया था कि पुराने टाइम में हम इस चीज को डिवाइड करके चलते थे। सही है। फिर जब ओशो आए और ओशो ने कहा कि नहीं, उसके लिए उनको ये सब खेल खेलने पड़े, क्योंकि माइंड में इतना ज्यादा डिवीजन था कि उनको फिर उसका एक्सट्रीम पे ले जाना पड़ा कि हम रॉयल्स रॉय खड़ी करें और हम डायमंड रिंग्स पहने और ये सब करें। लेकिन उसके पीछे मकसद सिर्फ इतना था कि स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म और वॉट एवर जो भी टर्म्स है आपके, वर्ल्ड, इनसाइड, आउटसाइड, ये सारी चीजों के जो डिविजन्स है उसको कम कर दिया जाए। तो मेरा अपना मेरी ट्रेनिंग या मेरा लर्निंग इस बात की है ऑल द टाइम कि मैं अपने माइंड में उस डिवीजन को ना लेकर आऊं कि मैं किसी 5 स्टार में, मैं होटल में बैठ के सूप पी रही हूँ तो मुझे गिल्ट ना हो, और अगर मैं कहीं पे सड़क के किनारे लोग खाना खाते हैं, मैं आराम से वहां बैठ जाती हूँ, मैं कहती हूँ लाओ मुझे भी दे दो खाने के लिए, वो बहुत खुशी खुशी अपना बाजरे का रोटला मुझे भी पकड़ा देते। तो इन दोनों चीजों में से जो मुझे मिल रहा है, जो मेरे अंदर जो मिल रहा है मुझे, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। उसमें अगर कमी आ गई तो इसका मतलब है मेरी लाइफ में भी कुछ कमी आ जाएगी ना। मुझे कमी चाहिए ही नहीं, मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं चाहिए, क्योंकि मालूम नहीं है ना मुझे कि वो पूर्णता जो होती है वो कैसे आती है। तो एटलीस्ट हमारी लाइफ में पूर्णता होनी चाहिए, हमारे एक्सपीरियंसेस में फुलफिलमेंट होना चाहिए। सही है। कि हम किसी बैलगाड़ी से सफर कर रहे हैं तो उसका भी आनंद लें, हवाई जहाज से कर रहे हैं तो उसका भी आनंद लें। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। नहीं है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मैंने बोला था, मेरे फादर भी सन्यासी हैं, उनसे मैं बात कर रही थी, तो मैंने कहा कि पापा मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिज्म में जो है मुझे हलवे की तरह चाहिए ये सन्यास जो है वो मेरे लिए, मेरे को कोई भी डिफिकल्ट चीज मुझे पसंद ही नहीं है लाइफ में। प्रिंस को पता है मुझे कोई किसी तरह का डिफिकल्ट जीवन नहीं चाहिए, मेरे जीवन में सब सहज होना चाहिए। तो पापा ने एक बात बोली थी कि तुम्हारी नीड ये है, हलवा खाना तुम्हारी नीड है, तो परमात्मा ऐसा है कि वो आपकी जर्नी को उसी तरीके से बनाएगा। और अगर आपने ये तय कर लिया कि मुझे डिफिकल्ट रास्ते पे चलना है और उसी से मुझे अध्यात्म मिलेगा, तो फिर आप अपनी जर्नी को वैसे डिजाइन करना के लिए यू आर फ्री। आपको ये फ्रीडम है कि आप अपनी लाइफ का मैप जो है वो अपनी डिजाइन जो है आप अपने उससे बना सकते हो।
तो मेरी जो डिजाइनिंग है उस डिजाइनिंग में कंफर्ट और एक लग्जरी नहीं मैं उसको बोलूंगी, लेकिन जो मेरा सौंदर्य है कि मुझे ये चीज पसंद है वो मेरे आंखों के सामने हो। एक सौंदर्य का होता है ना, आदमी को कोई बेकार चीज टेढ़ा मेढ़ा रखा हुआ होगा तो नहीं अच्छा लगेगा ना, उसमें पैसे का कुछ नहीं है। तो वो मेरी नीड है, उससे मेरा चित्त जो है वो शांत रहता है, सुख मिलता है, उसको आनंद आता है उसके अंदर। तो वो मुझे मिलना चाहिए, दैट इज माई नीड। और आप इस नीड के साथ अपनी लाइफ डिजाइन करोगे तो वो वैसी ही डिजाइन हो जाती है। मुझे याद है हार्दिक आया था घर पर एक बार, तो हार्दिक ने कहा कि यार तेरी लाइफ बड़ी सॉर्टेड है, मतलब है ना, सही है, मतलब ऐसी लाइफ के लिए लोग करते होंगे। तो मैंने कहा उसके लिए गुरु सही करना पड़ता है। आपका गुरु अगर आपको इन चीजों के लिए ना डिस्क्रिमिनेट करे, ओशो ने हमें किसी चीज के लिए मना नहीं किया ना, तो हम फ्री हैं अपनी लाइफ को डिजाइन करने के लिए। ये फ्रीडम हमारी लग्जरी है। लग्जरी ये लग्जरी नहीं है, दैट फ्रीडम इज लग्जरी। अगर आज मुझे कोई ब्रह्मा कुमारी में मैं चली गई होती, मान लीजिए बार बार ब्रह्मा कुमारी गई सब, तो वो फ्रीडम जो थी वो मुझे नहीं मिलने वाली थी कि मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिजाइन कर पाऊं। सबका स्वभाव अलग होता है ना। सही है। आप ऐसे सेक्टर में, ऐसे समूह में नहीं हो जहां पे आपको अंदर से गिल्ट आए कि यार ये मैंने डायमंड रिंग क्यों पहन रखी है, यहाँ पे लोग मुझे जज करते होंगे इससे। समझ रहे? मेरा गुरु ही पहनता बाबा, मैं क्या करूं। सही है, मतलब किसी चीज से परहेज नहीं है। बिल्कुल परहेज नहीं है, बिल्कुल परहेज नहीं है। और ये जो परहेज वर्ड है वो फिर सब चीजों पे लागू होता है। इट इज नॉट ओनली आपका डिजाइनिंग, आपका हर चीज का, आपके रिलेशनशिप में। मैंने एक बार एक छोटे से बहुत पुराना 2013 में डायरी लिखती तो अभी भी हूँ, पर वो थोड़ी स्पिरिचुअल टाइम था जो थोड़ा अंदर कुछ बदल रहा होगा। तो मैंने लिखा था कि वही आपके माँ बाप क्यों हुए जिन्होंने आपको जन्म दिया। मतलब आप अपने आप को उन्हीं माँ बाप से सीमित क्यों हुए, है ना, कि वही बच्चा आपका बच्चा क्यों हुआ जिसको आपने जन्म दिया। तो वो फन से पे मैंने लिखा कि वही पति आपका पति क्यों हुआ जिससे आपने शादी करी। कहने का मतलब है कि अगर ये बाउंड्रीज हम तोड़ें कि यही हमारे पेरेंट्स हैं, ये दो लोग जिन्होंने हमें जन्म दिया, तो आप तो बंध गए ना। आपके तो जीवन में कमी आपने लिख ही दी है। हो सकता है कि और माँ बाप आपको मिलने वाले थे आपकी जर्नी में, लेकिन आपने उनकी जगह नहीं बनाई। बच्चे, अब मेरी एक बेटी है तो मैं एक ही बेटी से क्यों खुश हूं भाई, मुझे बहुत सारे बच्चे चाहिए। अब मैं जन्म तो देने से रही सबको, तो मैं दूसरों को भी अपना बच्चा समझ के मान सकती हूँ ना। तो ये जो फ्रीडम है रिलेशनशिप की और जीवन की, वो हमको ओशो ने अपनी लाइफ स्टाइल में बकायदा दी थी कि हम उस चीज को समझ पाएंगे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो चले गए, हमें बताने के लिए नहीं है, अभी हम वापस उसी चीज को डिवीजन में आ गए। आज हम ओशो सन्यासियों को भी डिवाइड कर देते कि अरे यार ये तो क्या, इसका तो घूमता रहता है, अच्छी गाड़ियां, ये वो। पर ये आप भूल रहे हो कि वो हमारी लग्जरी है, वो फ्रीडम है जो हमें हमारे गुरु ने दी है। अद्भुत है, शायद इससे ज्यादा अच्छे ढंग से नहीं कहा जा सकता उनके बारे में कि उन्होंने आजादी दी है। जहां से हम पहले बात शुरू कर रहे थे कि हम सब गुरुओं के पास जा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं और वो पीछे खड़े हुए हमारे और कह रहे कि तुम प्रयोग करो, प्रयोग करके अनुभव लो, अनुभव से सीखो, तुम्हारा जीवन।
और हाँ। तुम्हारी पगडंडी इस पे कोई नहीं चला आज तक। वो यहाँ तक कह देते हैं भाई तुम पहले आदमी और आखिरी आदमी हो, तुम्हारी पगडंडी चलने वाली। और किसी गुरु के साथ किसी संप्रदाय में मतलब वो आपको फ्रीडम नहीं मिल सकती जो हो नहीं मिल सकते। मतलब आज मेरा लाइफ में अब मैं कुछ भी करूंगी, मुझे ये मालूम है कि ओशो की देशना उसके सपोर्ट में है, क्योंकि वो किसी के अगेंस्ट है ही नहीं वो किसी चीज के अगेंस्ट ही नहीं है, तो आई कैन डू एनीथिंग, है ना, विद द सपोर्ट ऑफ माय गुरु। लेकिन यही चीज लेके अगर मैं समाज में जाऊंगी या किसी और से बात करूंगी तो वो मुझे 100 चीजें बताएगा, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। फिर आप अपने स्वभाव से अटक जाओगे। ओशो एक ही चीज बोलते हैं, आपका स्वभाव ही परमात्मा है। अपने स्वभाव को जानना ही परमात्मा को जानना है। उस स्वभाव के चक्कर में हम यहाँ तक पहुंच गए, और उसको कौन सपोर्ट करेगा? आपका सोसाइटी तो करेगा नहीं, कोई भी नहीं करेगा, आपके पेरेंट्स नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। आपको एक ऐसा गुरु मिला है जो ऐसा सपोर्ट करके गया है कि आज से 50 साल बाद जो बच्चा जन्म लेगा उसके पास में भी ये सपोर्ट है कि ओशो बोल के गए कि मैं अपने स्वभाव में रह सकता हूँ। अब इतना ही बोल दिया तो बात खत्म हो गई ना, इतना ही बोल दिया तो बात खत्म होगी। सबका स्वभाव अलग हो सकता है। प्रिंस हो गया है वो वैसे बैठा रहता है। मुझे आपको सुनने में बहुत मजा आता है। अच्छा मैं आपको आंख बंद करके बहुत ध्यान से सुनता हूँ, अच्छा, हाँ। और पहले दिन से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। तू प्रिंस वो पहले मेरे ना वो वन लाइनर तू अपने बॉस को भी भेज देता था ना। मैंने अपनी हाइलाइट्स में उसको रखा हुआ है कि ये चीज को मुझे रखना है यहाँ पे, इसकी जरूरत। हाँ कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि इंसान समझ ही नहीं पाता है, हाँ उसको लगता है अच्छा। कि यार ये मतलब इतना मिसकंसेप्ट होता है ना कि उसको बिल्कुल सरल शब्दों में किसी को बयां कर देना, मतलब बहुत खूबी चाहिए उसके लिए। वो हर नहीं कर पाता, हर इंसान नहीं कर सकता वो। इसके साथ में एक और फ्रीडम है कि आप अपना जो भी आपको समझ आया उसको लिख के और वहां से भाग लीजिए। उसके बाद में किसी को नहीं समझ आया है तो वो जानता रहे। मैं रिप्लाई बहुत कम देती हूँ उसके, क्योंकि आप कौन सी स्टेज में कब आपने ये लिखा है उसको समझाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल वो किस चीज हाँ। में से आप पास होके फिर वो 4 लाइनें आती है, मतलब वो बहुत टीडियस प्रोसीजर है वो। नहीं है, वो बहुत सरल प्रोसीजर है। उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आपने नहीं लिखा है वो, ये मैं जानती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ काम कर रहे होते हैं और वो लाइनें उतर रही हैं और आपने नहीं लिखी अगर फेसबुक पे, तो वो 5-10 मिनट बाद वो गायब हो जाती है। हाँ वो हो जाती है, मुझे तुरंत ही उसको लिखना पड़ता है। हाँ तो वो मैं बाइक वगैरह सब रोक देता हूँ, फिर वहां लिख देता हूँ, फिर मुझे पता होता है कि मैं भूल जाऊंगा। मैं भी चपाती बनाती फिर मैं देखती हूँ कि अभी ये 2 चपाती अगर मैंने और बना ली तो फिर ये वो चला गया। जाएगा। हाँ चला जाएगा। उससे ये फर्क है कि वो चीज आपकी नहीं है, आपकी होती तो याद रहती। नहीं वो अनुभव मुझे याद रह जाता है, लेकिन उसके लिए जो हाँ। शब्द मैंने चुने होते हैं ना वो खो जाते हैं। वो खो जाते। हाँ वो उसकी जो राइमिंग स्कीम बनी होती है ना वो नहीं रहती फिर। हाँ वो अनुभव रहता है लेकिन उसकी राइम जो बनी है ना वो कहीं खो जाती है, तो मुझे उसको तुरंत वो एनकोड कर देना पड़ता है। और कई बार वो ग्रामेटिकली शायद इतनी सही नहीं हो, लेकिन जो पहली बार जो लाइन आएगी, हाँ हाँ अगर आपने वो नहीं लिखी और उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करी, हाँ तो उसका वो चला जाता है, वो चाम ही चला जाता है, वो मजा वो नहीं चाम आता। चला जाता है। हाँ मैंने बहुत बार इसको चेंज करके देखा, मतलब यार ये वो नहीं हो रहा है जो वो हुआ था। हाँ वो नहीं हो पाता है। हाँ बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हो। तो 11:30 हो गए दोस्तों। अरे बाप रे। अब तक का दिन का सबसे लंबा चला हमारा। पहले 1 घंटे के चले, 1.5 घंटे चला, बहुत अच्छा रहा।
और अभी भी टाइम जल्दी नहीं है, 12 बजे तक भी कर सकते हैं, 1 बजे तक भी कर सकते हैं। लेकिन फिर कभी कुछ और भी करेंगे ना। नहीं, मेरे ये को देखो लास्ट में गुड बाय करने के लिए आ गया। लेकिन पहले अनुभव के हिसाब से बहुत अच्छा रहा। और जैसे ओशो ने बहाना बनाया ना बात रखने का कि किस कारण से मैं आपको कॉल करूं, तो मैं अगली बार कोई ऐसा टॉपिक ढूंढूंगा जिस पे हम बैठ के बात कर पाए। और ये जो ग्रुप बनाया है इसको ओशो बर्थडे हटा देंगे बस, और ग्रुप को रहने देंगे, और जो भी नई मीटिंग्स होंगी उसके टॉपिक अपडेट दिया करेंगे। और जो भी साथी जुड़ गए हैं फिलहाल इन्हीं के साथ प्रयोग करेंगे। और नया जो साथी हम जिसको पर्सनली जानते हैं, आप में से कोई भी बुला सकता है, और उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी पूरी। तो उसको बताई करते हैं ग्रुप में। तो बहुत सुंदर रहा मैम और सभी साथियों के साथ। और दोपहर वाली सेशन की रिकॉर्डिंग शांतम को बोलूंगा इन लोगों को भेजते हैं, आप लोग भी देखें विस्तार बाबा के साथ क्या हुआ था, मजे आए थे बहुत ज्यादा। अरे वाह, हाँ बहुत बढ़िया। थैंक यू फकीरनाथ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय। और इस पूरे प्रोसेस में इन दोनों भाइयों का बहुत योगदान रहा, क्योंकि इन लोगों ने अहमदाबाद से ऑपरेट किया, मैं यहाँ से कर भी नहीं पाता। और ये जुड़े रहेंगे हमेशा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है इनके ऊपर। ये हमारे परमानेंट होस्ट हो गए। किसी दिन हार्दिक और मीत को भी लेके आएंगे तो थोड़ा हम उनसे कुछ सुनेंगे भी सही, और भी अच्छा लगेगा। अभी वो फ्री होने तो थोड़ा उनका अभिव्यक्ति का हो जाए। और ये आप तो देखिए कौन कौन आता है यहाँ पे, बस देखिए आगे आगे होता है क्या। और जैसा भी है, मतलब जितना भी हम लोगों को बोलना आता है, सुनना आता है, उसी से काम चलाएंगे अपन, वास्तविक रहेंगे। आपकी इच्छा है, आपको अगर ऐसा लगता है, बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो इसमें से ना अपन पूरी फ्रीडम है, हमारा कोई कॉपी राइट नहीं, सारा कॉपी लेफ्ट है। हाँ नहीं, लाइव नहीं करेंगे बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि हम रिकॉर्ड करें फिर पब्लिश करें। लाइव ये क्लोज फीलिंग है ना अपनी, ये परिवार वाली फीलिंग रहनी चाहिए, ऐसा लगे हम स्टेज पे आगे सब हमको सुन रहे हैं। इसमें से निकाल के कॉन्शियस हो जाएंगे, फिर कॉन्शियस हो जाएंगे। हाँ, मैं तो इतना बोल भी नहीं पाती, ये तो पता नहीं। मैं तो पहली बार है मेरा वीडियो कॉल इस तरह से, और बहुत अच्छा अनुभव है। और अच्छा अनुभव इसलिए कि दोस्त साथ में, अगर इनमें से एक भी अननोन होता जिसको मैं नहीं जानता तो मैं नहीं कर पाता, मैं बोल भी नहीं पाता। तो दोस्तों के परिवार को ही अभी छोटा ही रखते हैं, और छोटा रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और देखते हैं कितनी बार, कल भी मिलेंगे हम, कल लीला में आएंगे, कल जगदीश स्वामी जिन्होंने वो रेवलिश फ्लावर बनाई थी वो भी आ सकते हैं शायद। तो कल दिन की मीटिंग भी रखेंगे एक दो, क्योंकि कुछ लोग आज बिजी रहे, स्वामी अमन आना चाहते थे वो भी बिजी रहे काफी। तो कल भी करेंगे, ओशो के नाम पे कल भी चलेगा प्रोग्राम, उसके बाद ओशो का नाम हटा के नॉर्मल बिना किसी नाम के मिलेंगे। किसी का भी बर्थडे 1 वीक तक चलता है, तो फिर ओशो है तो ओशो का तो 15 दिन तक चलना चाहिए। बिल्कुल, जब तक ओशो के प्रेमी उनकी बात करना चाहें, हमारे शांतम भाई और प्रिंस भाई का चैनल तैयार है, बस वो हमें लिंक भेज दिया करेंगे, हम आ जाया करेंगे। ठीक है, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। Gratitude.